नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जियोग्राफी के सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन को देख लिया था। अगर आपने सेट 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री का पूरा 4 सेट कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। आपका इकोनॉमिक्स का भी 3 सेट कंप्लीट हो चुका है और हिंदी कोर का भी 2 सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो इनमें से सभी का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इसे भी जाकर के देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। आपका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, लिंगानुपात को परिभाषित करें। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों में के मुकाबले महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं उसे क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिंग अनुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000 होता है, ठीक ना। मैं अभी एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, देखिएगा। मान लेते हैं कोई भी देश में पुरुषों की संख्या कितनी है? 10,000 है, ठीक ना। पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 10,000। तो पुरुषों की संख्या हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीचे में लिख देंगे प्यारे बच्चों। और महिलाओं की संख्या कितनी है? 8,000 है। कितना है? 8,000 है महिलाओं की संख्या, ठीक ना। और यहाँ पे क्या करना है? 1000 से गुना करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल में भी आपका आ सकता है, ठीक ना। तो देखिए 3 जीरो आपका कट गया, 1 जीरो कट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 800। लिंग अनुपात बराबर क्या आ गया? 800 आ गया। तो हम लोग कहेंगे इस देश की लिंगानुपात कितनी है? 800 है। इसका मतलब ये हुआ 1000 पुरुष में 800 महिलाएं हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो किसका है? केरल का है। 1000 पुरुषों में 1012 महिलाएं है प्यारे बच्चों। और सबसे कम किसका है? हरियाणा का है, ठीक ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, ऊर्जा संसाधन उन प्राकृतिक प्रदत्त संपदाओं से है जिनसे प्राप्त ऊर्जा में मानव इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता होती है तथा जिसका उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, उन प्राकृतिक प्रदत्त अनेक प्राकृतिक द्वारा वे प्राप्त संसाधन जिससे हमें क्या मिलता हो? ऊर्जा मिलता हो, ठीक ना। उसे क्या कहेंगे? उससे क्या होती है? मानव इच्छाओं की और आवश्यकताओं को संतुष्टि मिलती है प्यारे बच्चों। उसे क्या कहेंगे? ऊर्जा संसाधन कहेंगे। इसका मतलब हुआ प्राकृतिक संसाधन कैसे कह सकते हैं? जैसे सौर ऊर्जा हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है, पवन ऊर्जा हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है, और ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों? मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है प्रदूषण को परिभाषित करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका 2 नंबर में भी आ रहा है, 3 नंबर में भी आ रहा है और 5 नंबर में भी आपका प्रदूषण से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, पर्यावरण में हुआ कोई परिवर्तन जो पर्यावरण में गिरावट का कारक होता है, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। मतलब पर्यावरण में कोई परिवर्तन हो जाता है प्यारे बच्चों। जिसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि वायुमंडल में कितना है? 21% ऑक्सीजन है, 78% आपका नाइट्रोजन है और 0.03% लगभग आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें क्या होगी? इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है ए अनुपात में। मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो क्या कहेंगे? प्रदूषण बढ़ गया है। जरूरी नहीं है, आपका जल प्रदूषण भी हो सकता है। जल की मात्रा में कोई रासायनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ भी सकती है, तो इसे क्या कहेंगे? जल प्रदूषण हो गया। तो इस तरह से कहते हैं मृदा में आपकी कोई कीटनाशक की मात्रा बढ़ गई, तो कह सकते हैं सीसा की मात्रा बढ़ गई, जिससे वह प्रदूषण हो जाए, मृदा प्रदूषित हो जाए, उसी को क्या कहेंगे? प्रदूषण कहेंगे। मतलब अनुपात मेंटेन रहना चाहिए। अनुपात क्या होगा? बढ़ गया तो घट गया तो क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की मात्रा भी घट सकती है, ठीक ना। तो ये क्या कहेंगे? प्रदूषण हो गया है। क्लियर। उसके बाद देखिए, तिलहन फसल से किसे कहते हैं? तो देखिए, भारत में तिलहन कृषि खाद्य तेल प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन,
तथा सूर्यमुखी आदि भारत की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। तो तिलहन फसल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें हम लोग मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और सूर्यमुखी आदि, जिससे हमें खाद्य तेल पदार्थ प्राप्त हो, ठीक ना, जिससे हम लोग तेल बना सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? तिलहन फसल कहेंगे प्यारे बच्चों। क्लियर है आप लोग यहां तक? तो इसे आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, ज्यादा आपको नहीं लिखना है, 2 नंबर आपको इतना ही लिखिएगा मिल जाएगा। 1 नंबर जहां मिलता था वहां पे आपको 2 नंबर मिल रहा है। आपका जो पैटर्न है बहुत ही आसान कर दिया गया है, ठीक ना। और देखिए आप यहाँ पे 5वां प्रश्न, ओजोन परत क्षय क्यों हो रहा है? देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा प्यारे बच्चों, दिन ब दिन ओजोन परत का छिद्र बढ़ता जा रहा है। देख आप क्या सुना, जैसे पृथ्वी के सबसे ऊपर परत में, ठीक ना, समताप मंडल में ओजोन परत है प्यारे बच्चों। ओजोन परत किसको कहते हैं? देखिए वो O2 एक गैस है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन, ठीक ना। तो ऑक्सीजन का 3 अणु मिल जाता है और क्या बनाता है? ओजोन परत बनाता है। और इसका, इस ओजोन परत का जो ऊपर में है प्यारे बच्चों, वो समताप मंडल में है, तो इसका काम क्या है? देखिए ये क्या, इसका काम ये है कि सूर्य से बहुत प्रकार की हानिकारक किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है प्यारे बच्चों सूर्य से, ठीक ना। तो उसको ये रोकने का काम करता है, इसे रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक ना। इससे पृथ्वी के वातावरण में इसे घुसने नहीं देता है। इससे क्या होती है, अगर ये घुस जाएगी तो त्वचा कैंसर, क्या होगी? त्वचा कैंसर और कई प्रकार की त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती है प्यारे बच्चों, ओजोन परत मतलब पराबैंगनी किरणों से। तो ओजोन परत क्या करता है? इसे रोकने का काम करता है। और दिन ब दिन जो ये परत लगा हुआ है प्यारे बच्चों, वहां पे ऊपर में ये परत क्या हो रहा है? दिन ब दिन छिद्र होते जा रहा है, मतलब वहां पे बीच बीच में कटते जा रहा है, ठीक ना, इस तरह से छिद्र होते जा रहा है। तो मतलब ओजोन परत क्षय होते जा रहा है, ओजोन परत कम होते जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? देखिए ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC इसका मुख्य कारण गैस, इसका प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। तो ये आप लोगों ने सुना होगा, एसी फ्रिज से और रेफ्रिजरेटर से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है प्यारे बच्चों। इसी की वजह से क्या हो रही है? ओजोन परत क्षय हो रहा है और ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, ठीक ना। तो क्लियर हो गया क्यों हो रहा है? आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इंटरनेट क्या है? तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जुड़े हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? इंटरनेट के ही माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इंटरनेट एक ऐसा साधन है जो देश विदेशों को, लोगों को एक साथ जोड़ता है। इसकी मदद से लोग सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही आसानी से भेज पाते हैं और इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। गूगल, आहू, फायरफॉक्स आदि इंटरनेट के सर्च इंजन है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम कोई वीडियो बना के अपलोड कर दिए, तो वही सूचना क्या हो रहा है? आप तक वो वीडियो पहुंच रहा है, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। तो आप लोग फोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो किसके माध्यम से? कुछ सूचना यहां से भेजे, हाय कैसे हो, तो कैसे वो एक तरह से सूचना हो गया, ठीक ना। तो वो कैसे वहां पे वो डेटा पहुंचता है? इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंचता है प्यारे बच्चों। तो गूगल में आप लोग सर्च करते हैं, गूगल कहां पे, कहां की कंपनी? अमेरिका में। सारा इंजन वहां पे उसका कहां पे लगा हुआ है? जो मेमोरी कार्ड है सारा आपका अमेरिका में है। कुछ सर्च करते हैं तो तुरंत आपके पास आता है कि ये ऐसा होगा। मान के चलते इंटरनेट क्या है, आप लोगों ने सर्च किया तो तुरंत क्या आ जाता है कि इंटरनेट की परिभाषा ये होती है। तो ये किसकी मदद से आया? वो इंटरनेट की ही मदद से आया प्यारे बच्चों। कोई भी परिभाषा मान के आप लोग ने सर्च करिए कि ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है, तो क्या कारण है? इंटरनेट के माध्यम से आपको तुरंत मिल गया। तो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और बहुत ही आसानी से होता है प्यारे बच्चों। इसका और भी बहुत काम है, ठीक ना। तो देखिए इसका सर्च इंजन का नाम क्या है? जैसे याहू एक सर्च इंजन है, फायरफॉक्स सर्च इंजन है, आपका क्रोम में सर्च करते हैं ना, गूगल एक सर्च इंजन है। ये इसका उपयोग हो गया प्यारे बच्चों। बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग क्या करते हैं? सूचनाओं को भेज सकते हैं। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है, नीरू मेरू कार्यक्रम क्या था? देखिए प्यारे बच्चों, एक कार्यक्रम दल जल संरक्षण मिशन के द्वारा चलाया जा रहा था। और कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कब चलाया जा रहा था? इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2000 ईस्वी को। कब? 1 मई 2000 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी प्यारे बच्चों, ठीक ना। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था, जिसका तात्पर्य था जल, ठीक ना। और आप इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई जा रही थी कि हम लोग जल संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक ना। किस प्रकार से हम लोग जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को किस प्रकार से बचा सकते हैं, ये सिखा रही थी यह कार्यक्रम। क्लियर है? तो यहाँ पे इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरू मेरू कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। क्लियर है? उसके बाद देखिए
पाइपलाइन परिवहन, यानी कि पाइपलाइन परिवहन का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक ना। तो पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग नहीं जाते हैं, क्या जाता है, गैस जाता है, आपका कोई पानी जाता है, ठीक ना, कोई पेट्रोलियम जाता है, ये सब क्या जाता है, पाइप के माध्यम से आता है। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक ना, ये परिवहन का मतलब हुआ। तो पाइपलाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसके क्या दोष है, इसके क्या गुण है, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। तो पहले हम लोग इसके दोष गुण देख लेते हैं, क्या गुण है, देखिए पाइपलाइन के द्वारा जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि तरल किसको कहेंगे, जिसमें बहाव का गुण हो, तो ठीक ना, पानी उछल दिए, पेट्रोल उछल दिए तो क्या होता है, बहने लगता है, और तो कोई गैस हम लोग रख दिए तो क्या होता है, ये फैलने लगता है, बहने लगता है, तो जिसमें बहाव की गुण हो उसे क्या कहेंगे, तरल कहेंगे, तरलता उसकी गुण होती है, ठीक ना। तरल एवं प्रवाही पदार्थों की लंबी दूरी तक परिवहन अत्यधिक सुविधा पूर्वक एवं सूक्ष्म ढंग से किया जा सकता है। जिसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों के घर में हर घर नल टंकी चली जाती है, ठीक ना, तो देखिए पाइप के माध्यम से कितना जल्दी जल का परिवहन हो गया कि नहीं, पेट्रोलियम का परिवहन हो जाता है, बड़े बड़े गैस जो पाइप की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गैस को भी पहुंचाया जा सकता है। घर का गैस नहीं प्यारे बच्चों, जो गैस आती है ना, जहां से गैस निकाला जाता है और उसको रिफाइन के मतलब उसको बढ़िया उसमें केमिकल मिलाने के लिए क्या किया जाता है, फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, तो ये किसे, पाइप के माध्यम से ही पहुंचाया जा सकता है। तो इसका बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस तरह के पदार्थों को पहुंचा सकते हैं, परिवहन किया जाता है पाइपलाइन की मदद से, इसका गुण हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसका दोष क्या है, पाइपलाइन के द्वारा केवल तरल पदार्थ, मतलब जिसमें बहाव का गुण हो वैसे ही पदार्थ का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। देखिए कोई ईंट पत्थर हो गया, कोई ट्यूब हो गया, तो पाइपलाइन के माध्यम से कर सकते हैं क्या, हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं क्या, सिर्फ तरल लिक्विड पदार्थों को, लिक्विड और गैस पदार्थों का इसमें हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना, परिवहन कर सकते हैं, ठीक है, और एक स्थान से निर्धारित स्थानों तक परिवहन किया जा सकता है। क्लियर है, सिर्फ लिक्विड का और गैस का। पाइपलाइन की सुरक्षा एवं मरम्मत कार्य बहुत ही कठिन होता है और इसमें बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। मतलब कहाँ पे कोई लीकेज हो गया, आप लोग घर गांव में देखते होंगे पानी कहाँ लीकेज हो जाता है पाइप में पता नहीं चलता है, तो इस प्रकार से गैस हो जाता है और गैस लीकेज होता है तो बड़ा दुर्घटना हो जाती है प्यारे बच्चों, ये इसकी दोष हो गया। तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है और ये भी 8 से लेकर के 14 तक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है, तो ज्यादा तो लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए ये प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है प्यारे बच्चों, सेट 1 का शायद 11 नंबर में, सेट 1 का 11 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम यही था प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, देखिए परंपरागत मतलब क्या होता है, जो सदियों से चला आ रहा है। परंपरा नहीं कहते कि परंपरा चला आ रहा है, परंपरागत का मतलब यही हुआ जो सदियों से चला आ रहा है, मतलब जिस ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, जैसे आपका क्या हो गया, कोयला हो गया, आपका लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है प्यारे बच्चों, और ये एक समय खत्म हो जाएगा और इसका नवीकरण का मतलब क्या हो गया, पुनः बनाया नहीं जा सकता है, ठीक ना। और दूसरा होता है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों जो हाल फिलहाल में हुआ, जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग क्या कर रहे हैं हम लोग, हाल फिलहाल करना स्टार्ट किए, पवन ऊर्जा हाल फिलहाल, इसकी तकनीक हम लोग हाल फिलहाल लाए हैं, ठीक ना, इसे क्या कहेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहेंगे। क्लियर है, तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जो हाल ही में प्रयोग में आए हुए हैं, जैसे सौर ऊर्जा आपका हाल ही में प्रयोग में आए हुए हैं। इन स्रोतों को प्रयोग करने के उपाय तथा तकनीक पहले दोनों नहीं थी, मतलब इसका तकनीक किस प्रकार, सौर ऊर्जा तो पहले था प्यारे बच्चों, आपका पवन ऊर्जा तो पहले था, लेकिन इसका प्रयोग किस प्रकार से हम लोग करेंगे, इसकी तकनीक नहीं थी, ये इसकी तकनीक अभी अभी हाल फिलहाल आया हुआ है, ठीक ना। देखिए पहले दोनों नहीं था। इस वर्ग में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जल ऊर्जा एवं जैवमास नामक ऊर्जा स्रोत सम्मिलित हैं। तो ये आपसे यहाँ पे लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि एक 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को के नाम लिखें, तो ये आपका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, इसको जरूर लिखना है आपको, ठीक ना, इसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो देखिए यह ऊर्जा के स्रोत नवीकरणीय योग होते हैं, मतलब तुरंत बन जाता है, ठीक ना, जैसे सौर ऊर्जा अभी समाप्त हो सकता है क्या, सूरज तो एक बार समाप्त होगा लेकिन आज से 4-5 बिलियन साल बाद, ठीक ना, तो ये तो बहुत ही नवीकरणीय, इसका तुरंत हो जाता है, सौर ऊर्जा रोज उपयोग कर लेते हैं। पवन ऊर्जा क्या करती है, पवन का काम क्या है, सिर्फ चक्की चलाना, मतलब क्या होती है चक्की चलाना, मतलब ये पंख लगा रहता है, टरबाइन इसको घुमाता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पवन ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे भूतापीय ऊर्जा, गैस ऊर्जा, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के जो भूपर पट्टी के नीचे प्यारे बहुत मात्रा में भूतापीय ऊर्जा, ताप वाला जो ऊर्जा है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही मात्रा में उपस्थित है, तो इसका अभी तक
ये तुरंत ही बन जाता है, ज्यादा टाइम इसको लगने में नहीं लगता, और ये खत्म भी अभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से कोयला इतना दिन तक चला, ये भी इतना दिन तक चल सकता है, ठीक ना। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मतलब ये नवीकरणीय युग के कारण सतत पोषीय का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसका भविष्य में भी प्रयोग किया जा सकता है, भविष्य में भी इसका प्रयोग होगा। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक ना। साथ ही पर्यावरण मित्र ऊर्जा है, मतलब पर्यावरण से दोस्ती चलता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं, दोस्ती चलेगा तो नुकसान नहीं ना पहुंचाएगा, ठीक है। तो यही हुआ, पर्यावरण मित्र ऊर्जा के स्रोत भी हैं। अधिक प्रारंभिक लागत होने के बावजूद, मतलब देखिए आपने एक बार सोलर प्लेट लिया, तो सोलर प्लेट कोयला की तुलना में सोलर प्लेट की मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, लेकिन एक बार ये खरीद लिए प्यारे बच्चों, तो इसका क्या, इससे बहुत ही सस्ता ऊर्जा, फ्री में ऊर्जा मिल रहा है, ठीक ना। स्रोत अधिक टिकाऊ तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने में सक्षम है। इससे क्या होती है, सस्ती ऊर्जा उपलब्ध हो जाता है। जिससे एक बार हमको क्या हो रहा है, जो ये टरबाइन हम लोगों ने बनाया है, अभी मान के चलते हैं, बनाया ना अभी एक टरबाइन, पवन ऊर्जा इसी से टरबाइन पवन चक्की से प्राप्त करते हैं ना, तो पवन चक्की से प्राप्त करते हैं। पवन चक्की को बनाने में खर्च ज्यादा है, लेकिन उसके बाद इससे क्या होती है, इसको ऊर्जा हम लोग बहुत ही सस्ता में इससे ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। एक बार पैसा लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। महंगा एक ही बार, सस्ता बार बार होता है, ठीक ना। कोयला खरीदेंगे तो बार बार खरीद लेते हैं प्यारे बच्चों, खाना बनाने के लिए, क्लियर है। और ये जैसे हीटर का प्रयोग करते हैं, तो एक ही बार कितना कितना हीटर का चलाते रहते हैं, पता नहीं चलता बिजली बिल का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में अधिक जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है। सिंपल, जो जनसंख्या अभी बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, इसके क्या क्या कारण है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। देखिए पहला कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी। देखिए मृत्यु दर में कमी पहला कारण है, ठीक ना। मृत्यु दर से आज से 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में कि पीछे मृतकों की संख्या है, मृत्यु दर से भारत में काफी कमी हुई है प्यारे बच्चों। मृत्यु दर की भारत में मतलब लोग कम मर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद देखिए ऊंची जन्म दर, मतलब बच्चे ज्यादा जन्म रहे हैं, इस वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। ऊंची जन्म दर से आज से 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों का जन्म, मतलब मान के चलते हैं 1000 जनसंख्या में कितने बच्चों की जो जन्म हो रहा है प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। तो ये भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है आपका जन्म दर, कि तुलनात्मक रूप से यह जन्म दर पर्याप्त ऊंची हो रही है। मतलब प्रत्येक साल 1000 जनसंख्या में बच्चों मतलब जन्म की संख्या बढ़ रही है प्यारे बच्चों, बच्चों की जन्म की संख्या बढ़ रही है, यही आपका जन्म दर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अशिक्षा तथा निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा नहीं होते, इस वजह से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं लोग, ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, ठीक ना। अशिक्षा भी एक कारण है, बच्चे शिक्षा नहीं है तो बच्चे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उसको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, और बच्चे अशिक्षा की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि यहाँ के निवासियों निम्न जीवन दर स्तर है। निर्धन व्यक्तियों के यहाँ धनी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक संतानें होती है। देखिए जो गरीब होंगे ना प्यारे बच्चों, वही क्या करते हैं, ज्यादा बच्चे उसी के घर में होंगे। जो अमीर होते हैं उसका 2 ही बच्चे, 1 ही बच्चे होते हैं। जो गरीब होते हैं ये उसके कारण उसके पास ही ज्यादा बच्चे होते हैं। अशिक्षित होने के कारण लोग परिवार नियोजन, मतलब परिवार नियोजन का मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, परिवार कल्याण के महत्व को नहीं समझ पाते कि बच्चों को पढ़ाना है, परिवार छोटा रखेंगे तो और अच्छी से जिंदगी जी सकेंगे, ये समझ नहीं पाते। किससे, अशिक्षा की वजह से और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो इससे क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। चौथा है जलवायु। भारत की जलवायु गर्म होने के कारण युवक युवतियां शीघ्र ही संतान उत्पन्न करने के योग हो जाते हैं, उनके विवाह भी जल्दी कर दिए जाते हैं। ये जलवायु हो गया प्यारे बच्चों। पांचवा है विवाह की अनिवार्यता। भारत में विवाह करना अनिवार्य माना जाता है, ठीक ना। यहाँ निर्धनता तथा अपाहिज लोग भी विवाह करते हैं, अतः जनसंख्या में वृद्धि का स्वाभाविक है। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने के उपाय, यहाँ इसको आपको नहीं लिखना, ये ज्यादा लिखा गया है, उपाय यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, लिखें। तो इसके बारे में अगर सेट आगे में आगे होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे, आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में आपको बताएंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ये आपका विवाह की अनिवार्यता, कि आपको शादी करना पड़ेगा, ऐसा मान्यता है भारत में, इस वजह से जनसंख्या बढ़ रहा है। तो 5 कारण यहाँ पे मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। ये आपको 3 कारण ही लिखना है, 3 है तो 5 आप लिख सकते हैं। 5 नंबर में 5 कारण लिखिएगा तो और आसानी हो जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है और 3 नंबर में भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का देखिए,
अंतःदेशीय प्रवास तथा अंतरराष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखें। देखिए प्यारे बच्चों, अंतःदेशीय प्रवास का मतलब ये हुआ अपने ही देश में, देश के अंदर जो प्रवास हो रहा है। प्रवास का मतलब क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के बसना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ये हमारे देश के अंदर ही हो रहा है प्यारे बच्चों, हमारे देश के अंदर होगा, अपने देश के अंदर होगा, उसे क्या कहेंगे, अंतर्देशीय प्रवाह कहेंगे, मतलब अपने देश में ही होगा। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में बस गए, तो एक गांव से दूसरे गांव में बस गए, तो गांव से शहर में बस गए, तो अपने देश के अंदर ही होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, अंतर्देशीय कहेंगे। देखिए यहीं पे वही लिखा हुआ है, एक ही देश या राज्यों की विभिन्न प्रदेशों के मध्य लोगों की एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवास अतः देशीय प्रवाह आंतरिक प्रवास कहलाता है। क्लियर है। देखिए आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं। पहला धारा क्या है कि लोग ग्रामीण से ग्रामीण में, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के प्रवास करते हैं, मतलब बसते हैं। लोग ग्रामीण से क्या होते हैं, गांव से शहर में जाकर के बसते हैं, ये दूसरा हो गया। रोज ऐसा बहुत ही कम होता है, नगर से नगर में बसते हैं, ऐसा होता है, ठीक ना। मान के चलते छोटा शहर से बड़ा शहर में चल गई, तीसरा ये हो गया। उसके बाद होगा नगर से ग्रामीण, ऐसा बहुत कम होता है कि नगर से ग्रामीण में लोग बसते हैं, लेकिन फिर भी होता है प्यारे बच्चों। देखिए ऐसा क्या हुआ, कोरोना काल में बहुत लोग शहर में थे, शहर से क्या हुआ, वहां पैसा रोजी रोजगार चला गया, तो शहर से क्या हुआ, लोग गांव में आकर के पलायन करके बस गए, तो क्या हुआ, ये भी आपका नगर से ग्रामीण प्रवास हो गया। इसकी 4 धाराएं थी प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। देखिए एक राष्ट्र से, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाकर के बसना क्या कहेंगे, प्रवास करना क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे। मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाली प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जिसे कोई व्यक्ति मान के चलते भारत से जाकर के अमेरिका में बस गया, ठीक ना, जो अमेरिका कमाने के लिए चल गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में विश्व के विभिन्न देशों से 50 लाख लोग अप्रवास हुए थे, ये डेटा है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों की वर्गीकरण करें। मतलब कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, उसको यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, इस तरह से आपको सजा करके लिखना है। पहला है आपका कृषि आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होता है, जिसे सूती वस्त्र उद्योग, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, कच्चे माल पर आधारित। पहला क्या है, कृषि आधारित उद्योग में आपका आ जाएगा जिन्हें कच्चे माल कृषि उत्पाद से प्राप्त होते हैं, ये क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ये आपका कृषि आधारित उद्योग में आ जाएंगे, पहला। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होते हैं, ठीक ना, जिसे कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होते हैं, ये आपका क्या हो गया, खनिज आधारित उद्योग में आते हैं, मतलब कच्चे माल का ही प्रकार है ये, ठीक। उसके बाद वन आधारित उद्योग, जिसे कच्चा माल किससे प्राप्त होगा, वन से प्राप्त होगा, तो वन आधारित उद्योग हो गया। पशु आधारित उद्योग, जिसे इस उद्योग के अंतर्गत डेयरी उद्योग, मतलब जिसे कच्चा माल दूध क्या हो गया आपका कच्चा माल ही है, किससे प्राप्त होता है, पशुओं से प्राप्त होता है। चमड़ा माल, चमड़ा उद्योग, ये सब क्या होता है, पशु से प्रभावित होता है, तो ये हो गया पशु आधारित उद्योग। तो कच्चे माल को हम लोगों ने यहाँ पे 4 भागों में बांटा, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। क्लियर है आप लोग यहाँ तक। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, लौह एवं अलोह खनिज में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, लोह मतलब क्या हो गया, जिसमें वह खनिज जिसमें लोहा हो, ठीक है ना, और यह लोह मतलब लोहा ना हो, तो वह खनिज जिसमें लोहा ना हो उसे क्या कहेंगे, यह लोह खनिज कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देना है खनिज का नाम, ठीक ना। तो देखिए वैसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा होता है उसे क्या कहेंगे, लोह खनिज कहेंगे। जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है आपके लौह खनिज के उदाहरण है प्यारे बच्चों। लौह खनिज के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण देश है प्यारे बच्चों। यहाँ पे बहुत ही, झारखंड भी आपका महत्वपूर्ण राज्य है भारत का, बहुत यहाँ पे लगभग 26%, कितना, पूरे देश का 26% लोहा का उत्पादन होता है प्यारे बच्चों। आपका सिंहभूम तरफ, सिंहभूम से अगर कोई देख रहे हैं तो एक बार बताइएगा, ठीक ना, कमेंट करके, सर हम सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अलोह खनिज, जिन धातुविक खनिजों में लोहा नहीं होता है उन्हें क्या कहेंगे, अलोह खनिज कहेंगे। जैसे तांबा हो गया आपका, बोक्साइट किसका खनिज है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम का, ठीक ना, बोक्साइट हो गया, टीन आदि, ये क्या होंगे, यह लौह खनिज के उत्पादन एक प्रकार हो गए प्यारे बच्चों, उदाहरण हो गए। क्लियर है। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है, प्रदूषित जल के उपयोग से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आप ही सोचिए, हम लोग प्रदूषित मतलब खराब जल का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, इससे क्या होगी, हमारे स्वास्थ्य स्थिति खराब होगी, दिन ब दिन बीमारी बढ़ेंगे, ठीक है ना।
इससे यह हानि होती है। तो इसका आंसर मैं आपको, वीडियो लंबा हो रहा है ठीक ना, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बताऊंगा। अभी तक आपने सेट 1, 2 और 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए बच्चों वीडियो को देखिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आपके सारे जितने भी हैं प्यारे बच्चों सब्जेक्ट का मॉडल सेट का क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा पूरा करा करके। हम लोग VVI क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आने की संभावनाएं होती है, ज्यादा संभावना होती है, उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF आपको 1 से 2 दिनों के अंदर प्रभाव दे दिया जाएगा प्यारे बच्चों। इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें वाटर मार्क नहीं लगाना आता है। तो मेरा भाई आएगा अभी 1-2 दिन में बाहर में, तो वो वाटर मार्क लगाएंगे प्यारे बच्चों सारा PDF में, मतलब जैसे नहीं लिखा रहता है वाटर मार्क का मतलब हो गया इसके बीचों मतलब अंदर में लिखा रहेगा PCM विजन, नहीं तो इसका यूज क्या करेंगे दूसरे लोग अपना वीडियो बनाने में करेंगे। तो हम PDF दे रहे तो मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए, प्रचार तो होना चाहिए ना। तो PCM विजन का वाटर मार्क लगाएंगे और सारा PDF आपको 1 से 2 दिनों के अंदर दे देंगे ठीक ना। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।